गाजा से इस वक्त की बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आ रही है। एक तो ऐसी खबर है जिसे सुनकर खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ गए होंगे। दूसरी ये कि गाजा में हमास का खात्मा इस्राएल के लिए अब बुरा सपना हो चुका है, क्योंकि इस्राएल में अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर भी लड़ी जाने लगी है। गाजा युद्ध में ड्यूटी कर चुके 2 इस्राएली रिजर्व सैनिकों ने अब सेवा जारी रखने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है, यह जंग अब देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए लड़ी जा रही है। इन दोनों सैनिकों की यह बगावत कोई अकेली आवाज नहीं। इस्राएली सेना के भीतर धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा है। कुछ सैनिक कह रहे हैं कि उन्होंने दुश्मन से लड़ने की कसम खाई थी, न कि नेतन्याहू की नीतियों को बचाने की। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गाजा युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अब जब युद्ध महीनों से खिंच रहा है और कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल रहा, तब सवाल उठने लगे, क्या यह लड़ाई वाकई देश की सुरक्षा के लिए है या फिर नेतन्याहू की कुर्सी बचाने का जरिया है? इसके पीछे का कारण बेहद गंभीर है, क्योंकि उत्तरी गाजा के बेयूत हनून इलाके में एक भीषण घात लगाकर किए गए हमले में इस्राएल के 5 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हमले की पुष्टि खुद इस्राएली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने की है। हमले के बाद हमास ने एक तीखा बयान भी जारी किया, जिसमें इस्राएली सेना और नेतन्याहू सरकार का खुलकर मजाक उड़ाया गया। हमास ने कहा कि यह हमला इस बात का सबूत है कि गाजा में तेल अवीव की नीतियां बुरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। हमास की इस धमकी भरी चेतावनी के बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। गाजा के दक्षिणी हिस्से खासकर खान यूनिस में जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए गए, हमलावर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और कई इलाकों में नए सिरे से नागरिकों को खाली करने के आदेश जारी किए गए। एक तरफ इस्राएल लगातार यह दावा करता है कि वह हमास को कमजोर कर चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बढ़ते सैनिक नुकसान, बढ़ते विरोध और हमास के आत्मविश्वास भरे बयान, ये सभी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह युद्ध अब जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। यही कारण है कि इस्राएली सेना अब धीरे धीरे बगावत पर उतरने की तैयारी में है। इन सैनिकों की आपत्ति ने इस्राएल की घरेलू राजनीति में हलचल मचा दी है। पहले से ही नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। अब सेना के भीतर से आई आवाज ने उन विरोधों को और मजबूती दे दी है। कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो नेतन्याहू को सबसे बड़ा खतरा अब बाहर से नहीं बल्कि अपने ही देश के भीतर से मिल सकता है। क्या अब वक्त आ चुका है कि इस्राएल अपनी युद्ध नीति और नेतृत्व दोनों पर नए सिरे से विचार करे? इस सवाल को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस्राएल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद भले ही जंग थमी हो, लेकिन मध्य पूर्व में शांति सिर्फ एक भ्रम साबित होने लगी है। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने खाड़ी देशों, अमेरिका और इस्राएल तीनों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान ने तेजी से अपने मिसाइल सिस्टम को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा साथी बना है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने गुपचुप तरीके से ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और बैटरियां सप्लाई की हैं। बदले में ईरान ने चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल बेचा है। इस सौदे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि लगभग 90% ईरानी क्रूड ऑयल अब सीधे चीन को जा रहा है। यानी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान और चीन की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन से मिली ये मिसाइल तकनीकी भविष्य में इस्राएल के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि चीनी सिस्टमों पर अक्सर करके सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले इस्राएल ने ईरान के कई मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से कमजोर करने का दावा किया गया था। अब ईरान उस गैप को भरने के लिए चीनी तकनीक का सहारा ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने ईरान को लॉन्ग रेंज या हाई प्रिसीशन मिसाइल सिस्टम दिए तो इससे ईरान की जवाबी क्षमता बढ़ सकती है। यानी अगर भविष्य में इस्राएल दोबारा हमला करता है तो उसे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इस्राएल ही नहीं
वॉशिंगटन और उसके अरब सहयोगी भी इस डील को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्हें डर है कि चीन की यह आर्म्स फॉर ऑयल रणनीति पूरे पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकती है। दूसरी तरफ चीन को भी इस कदम से कई फायदे हैं। उसे न सिर्फ तेल की निर्बाध सप्लाई मिल रही है, बल्कि वह मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वो भी बिना सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नई ईरान चीन दूरी मध्य पूर्व के पावर बैलेंस को पलट सकती है? अगर ईरान के पास अब चीनी तकनीक से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो अगली जंग पहले जैसी नहीं होगी और इसका असर केवल तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। चीन ईरान से तेल भरपूर मात्रा में आयात करता है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान का करीब 90% तेल चीन आयात करने लगा है, जिसके बदले में वो ईरान को तकनीकी बेच रहा है और इससे कहीं न कहीं अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के लिए खतरा पैदा हो चुका है। सवाल यही है, क्या चीन की तकनीकी ईरान को युद्ध में काम आ पाएगी? क्योंकि चीनी तकनीकी अक्सर करके सवालों के घेरे में रही है। क्या युद्ध में ईरान के लिए ये कदम सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सैन्य रणनीति में किया गया है। ईरान ने अपने हथियारों, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और परमाणु सामग्री को अंडरग्राउंड सुविधाओं में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। जून 2025 में इजरायली वायुसेना ने तबरीज शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा तेहरान के निकट पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गुफाओं में कथित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के भंडारण को भी लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से पहले ही उनकी महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उनका परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा। इसराइल ने इन हमलों को ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अंजाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए थे।